Hi everyone. So I welcome you all to the another online lecture. आज हम ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन पढ़ेंगे. बाइलिंगुअल लेक्चर होगा, नोट्स भी इसी में आपको मिलेंगे. लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं that why are all the metabolic cycles regulated. तो सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहली बात जो रेगुलेशन की है कि आपकी बॉडी में देयर शुड बी सर्टन लेवल ऑफ ग्लूकोज, अदरवाइज आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा. तो इसीलिए कुछ ग्लूकोज आपकी बॉडी में होना चाहिए. एंड इफ द रेगुलेशन द साइकिल इट इज नॉट रेगुलेटेड, तो आपका जो एक्सेस बिल्डअप ऑफ सब्सटेंसेस है वो हो जाएगा. सो द रेगुलेशन ऑफ साइकिल्स, रेगुलेशन प्रिवेंट्स excessive buildup of molecules, excessive buildup of molecules. एक पॉइंट. और हम जब भी कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं हमारी बॉडी में देयर आर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज दैट आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर. एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हैं पाथवेज, अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेटेड हैं. Also, when the metabolic pathways they are regulated, it prevents the waste of energy. It prevents the waste of energy. तो एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं होती है. एंड मोर ओवर हमारी बॉडी में हमें अलग अलग समय पर अलग अलग एनर्जी चाहिए. ओके, सो रेगुलेशन इंश्योर करता है कि जब आपको एनर्जी चाहिए तो आपके साइकिल्स चलने लगे, और जब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते. सो दिस इज द रीजन व्हाई ऑल द मेटाबॉलिक साइकिल्स दे नीड टू बी रेगुलेटेड. ओके, अब अगर हम पर्टिकुलरली टिपिकली ग्लाइकोलिसिस की बात करें, सो ग्लाइकोलिसिस में आपके टोटल 10 स्टेप्स हमने पढ़े. आउट ऑफ द 10 स्टेप्स देयर वर 3 स्टेप्स and these 3 steps they were irreversible. तो जो irreversible steps हैं वो आपका है पहला स्टेप, तीसरा स्टेप और 10वां स्टेप. और हम ये भी कह सकते हैं that the enzymes which are catalyzing the first step, third step and the 10th step or the last step, they regulate the glycolysis. Okay, so there are the 3 enzymes. एक है हेक्सोकाइनेज, और कुछ कुछ सेल्स में ये ग्लूकोकाइनेज एंजाइम भी फर्स्ट रिएक्शन को कैटेलाइज करता है. इसके अगर आप इसके डिफरेंस पढ़ना चाहते हैं कि ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज में क्या डिफरेंस है, तो ग्लाइकोलिसिस वाली वीडियो में हमने क्लियर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. सेकेंड एंजाइम इज द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड थर्ड एंजाइम इज द पायरुवेट काइनेज. तो ये जो तीनों एंजाइम्स हैं, ये तीनों एंजाइम्स ग्लाइकोलिसिस की साइकिल को रेगुलेट करते हैं. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द hexokinase and glucokinase. Okay, so see the hexokinase, it is an allosteric enzyme. जो hexokinase enzyme होता है that is an allosteric enzyme. अब जब हम एलोस्टेरिक एंजाइम की बात करते हैं तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स हमारे पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं, देखो टिपिकली हम एंजाइम का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इस तरीके से बनाते हैं, और यहां पर इसकी है ये हमारे पास एक्टिव साइट. लेकिन जो एलोस्टेरिक साइट होती है वो आपकी एक्टिव साइट से अलावा कोई अगर अदर साइट है, कोई और ग्रूव्स है जो हो सकता है एक्टिव साइट के पास में कोई क्लेफ्ट हो सकता है कि एक्टिव साइट के बैक साइड में कोई क्लेफ्ट हो, कोई ग्रूव बना हुआ हो, इधर हो. ठीक है, क्योंकि जब हम 3D में स्ट्रक्चर देखते हैं एंजाइम्स का तो एकदम ये जो लाइन है ये स्मूथ नहीं है. ओके, सो एनी अदर क्लेफ्ट और एनी अदर साइट other than the active site is known as allosteric site. So ये जो हेक्सोकाइनेज है इसके पास एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं, बहुत सारी एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं. हम आगे इमेज के
मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सी, यहाँ पे हम डायरेक्ट इस पे पढ़ेंगे कि अगर हम हेक्सोकाइनेज की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट हेक्सोकाइनेज, दिस इज द एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है जी, ये पहला एंजाइम है, या तो ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज। सारे आप इस डायग्राम में, इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि जितने भी इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं वो ही रेगुलेट करते हैं। तो एलोस्टेरिक एंजाइम का मतलब कि इसके पास एक्टिव साइट के अलावा, अगर मैं ये कहूं कि ये एक एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट के अलावा भी इसके पास बहुत सारी साइट्स होंगी, जिन साइट्स को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट्स। उन साइट्स को हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट्स कहते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, जब हमारे पास प्रॉपर एटीपी है, हमें और एटीपी नहीं चाहिए, तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यही इस हेक्सोकाइनेज की एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड कर जाएगा और इस इनहिबिशन को, इस एंजाइम को क्या करेगा? इनहिबिट। और इस इनहिबिशन के टाइप को हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। व्हाई इट इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन? क्योंकि अगर हम इतना सा स्टेप देखें ना, पहले वाला ये वाला स्टेप देखें, तो इसमें जो आपका एंड प्रोडक्ट है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द एंड प्रोडक्ट। सो दिस एंड प्रोडक्ट इसको फीडबैक दे रहा है हेक्सोकाइनेज को, और ग्लूकोज रिमेन इन द सेल। सो दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज इनहिबिटिंग द रिएक्शन बाय फीडबैक इनहिबिशन। और बाइंड कैसे करता है एंजाइम की साइट पर? एलोस्टेरिकली एंजाइम की साइट पर बाइंड करता है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं दैट दिस हेक्सोकाइनेज, दिस इज द एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है जी, दिस इज द एलोस्टेरिक एंजाइम। ओके, अब हम अगले बात पे चलते हैं, दैट there are certain reactions, there are certain this first reaction, it is also catalyzed by the glucokinase. अब ग्लूकोकाइनेज इनहिबिट कैसे करेगा? हम ये जानते हैं दैट ग्लूकोकाइनेज, इट इज द इंड्यूसिबल एंजाइम, इट इज द इंड्यूसिबल एंजाइम। अब आप देखो कि इंड्यूसिबल एंजाइम क्या होते हैं? इंड्यूसिबल एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जिसकी सिंथेसिस या फिर जिसकी प्रोडक्शन, जिसकी सिंथेसिस या जिसकी प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मॉलिक्यूल, विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मॉलिक्यूल्स। अब आइए समझते हैं ये काम कैसे करता है। देयर इज अ जीन, आपने पढ़ा होगा वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, देयर इज अ जीन, और वो जीन क्या करती है? वो कोड करती है हर पर्टिकुलर एंजाइम को। ठीक है जी, अब अगर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लूकोकाइनेज इनहिबिट कैसे होगा, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि the gene that codes for the glucokinase, it remains inactive, it remains inactive। और कब तक inactive रहेगी? जब तक कि इंड्यूसर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, या सॉरी, जब तक कि इंड्यूसर मॉलिक्यूल नहीं आया है ना, जब तक कि इंड्यूसर मॉलिक्यूल नहीं आया। जैसे ही इंड्यूसर आ जाता है, वैसे ही ये जीन को एक्टिवेट करेगा, और जीन को एक्टिवेट करने के बाद दिस जीन विल लीड टू इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि आपको पता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है? फास्टिंग है 70 to 110 mg/dl।
फास्टिंग है 70 to 110 mg पर DL। अब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से ऊपर चला जाता है तो आपके ब्लड में इंसुलिन आती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ दिस इंसुलिन विल इंड्यूस द ग्लूकोकाइनेज, जैसे जैसे इंसुलिन आएगी तो ग्लूकोकाइनेज आपकी बनने लगेगी क्योंकि वो एक्टिवेट कर देगी इसकी सिंथेसिस को। और जब हमारे पास 70 से नीचे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज से नीचे लेवल चला जाता है ब्लड ग्लूकोज का, तो ऐसे में एक हार्मोन है, इस हार्मोन को हम कहते हैं, दिस हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटागोनिस्टिक हार्मोन का मतलब क्या है? दैट इट हैज रिवर्स एक्शन एज दैट ऑफ इंसुलिन। एक तरफ जहां पर इंसुलिन हमारी ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करवाती है, ठीक है, और सेल में ग्लूकोज की एंट्री करवाती है, दूसरी तरफ जब ग्लूकागॉन आ जाता है तो आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म चलने लगता है। सो दिस ग्लूकागॉन, दिस इज गोइंग टू इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोकाइनेज एंड लाइक दिस द फर्स्ट स्टेप इज रेगुलेटेड। The first step will be regulated. Okay. अब बाकी सारे स्टेप्स तो आपके रिवर्सिबल हैं, उनको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे हम चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दी थर्ड स्टेप। ओके, बहुत इजी है। मूविंग ऑन टू दी थर्ड स्टेप। अब जब भी हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, द थर्ड स्टेप, द थर्ड रिएक्शन, here we can see the third reaction is fructose 6-phosphate. This fructose 6-phosphate, it is catalyzed by phosphofructokinase and converted into fructose 1,6-bisphosphate. So let us understand कि ये जो सेकेंड रिएक्शन है ये कैसे कैटलाइज करती है। So this phosphofructokinase, it is inhibited by ATP. So ATP जब हमारे पास होगी, that means there is a high energy state. जब हमारे पास ATP पर्याप्त है तो प्रॉपर है, in proper amounts, we know that it is a high energy state. Okay? So अब अगर ATP बहुत ज़्यादा है तो ये जो फॉस्फोफ्रक्टोज 1 एंजाइम है जो कि okay, let us put a 1 here, phosphofructokinase 1. ठीक है, तो 1 का मतलब क्या है कि ये कैटलाइज करेगा एडिशन ऑफ फॉस्फेट एट द फर्स्ट पोजीशन। तो 6th पर तो पहले थी phosphofructokinase 1 एंजाइम, इट इज इनहिबिटेड बाय ATP। ATP इसको क्या कर रही है? इनहिबिट कर रही है। अब प्रॉपर आपके पास ATP है तो आपकी क्रेब्स साइकिल भी चलेगी, आपके पास सिट्रेट भी है, ठीक है, और आपके पास में ग्लूकागॉन भी है, तो ये भी इसको क्या कर रहा है? सिट्रेट एंड ग्लूकागॉन ऑल्सो इनहिबिट्स दिस। ओके, नाउ द एक्टिवेशन, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे? दे आर द AMP, अगर लो एनर्जी स्टेट है दे आर दी फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। अगर आपका फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट नहीं बन रहा है तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट अक्यूमुलेटेड रहेगा, एंड व्हेन द अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इट इज इंक्रीज्ड तो ये भी आपके इस स्टेप को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। ऑल्सो फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट भी इसको एक्टिवेट करता है, किसको? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को। ऑल राइट, सो नाउ बाकी की इरिवर्सिबल रिएक्शंस आपके अगर इंटरमीडिएट्स हैं तो चलती रहती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेप। Okay, so there is an enzyme which is known as pyruvate kinase. This pyruvate kinase is also important regulatory enzyme. अब अगर ATP है और ग्लूकागॉन है तो ये इनहिबिट हो जाएगा पायरुवेट काइनेज, लेकिन अगर इंसुलिन है, और इंसुलिन कब रहेगा? इंसुलिन तब रहेगा जब ब्लड ग्लूकोज रहेगा, ठीक है। जब ब्लड ग्लूकोज रहेगा तो इंसुलिन फिर से इस पायरुवेट काइनेज को एक्टिवेट कर देता है। So there are 3 enzymes all in all which regulates the
cycle of glycolysis. And whenever we want to operate the cycle, जब भी हम इस साइकिल को ऑपरेट करना चाहते हैं तब ये साइकिल हमारी चलती है। और जब हम चाहें कि हमें बहुत ज़्यादा एटीपी नहीं चाहिए तो आपके एंजाइम्स इनहिबिट हो जाते हैं अलग अलग तरीके से। एंड दिस इज द जेस्ट दैट देयर आर द 3 स्टेप्स, फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट स्टेप which regulates the cycle of glycolysis. So that's all for today. In case if you want a lecture on any other topic, please let me know. Stay tuned in. Thank you.